हाय एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोगों का फर्स्ट सेशन कंडक्ट हुआ था और फर्स्ट सेशन में हम लोग अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन में बुक कीपिंग क्या होती है, बुक कीपिंग हम लोग देखे थे। ओके, उसके बाद बुक कीपिंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो देखे और फंक्शन देखे थे बुक कीपिंग का। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हमने आपको समझा दिया था एक एक करके, ठीक है, कि बुक कीपिंग क्या होती है। ओके, उसका फंक्शन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये सारा हम लोग देख चुके थे। आज के क्लास में अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या होगा, मींस अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। देखो, क्वेश्चन तो बहुत सारा है इंट्रोडक्शन में, ऑलमोस्ट समझो अकाउंटिंग से रिलेटेड, ठीक है। आपका लमसम ये सारा क्वेश्चन अगर निकल के आता है, मेरे ख्याल से इन टोटली 21 क्वेश्चन है, जिसमें अभी तक हम लोगों का 3 ही क्वेश्चन कवर हुआ है, ठीक है। 21 क्वेश्चन है जिसमें हम लोग अकाउंट क्या है, वही अकाउंटिंग क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, लिमिटेशन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसका यूजर कौन कौन से कौन कौन है, वो यूजर हम लोग देखेंगे। तो ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे वन बाय वन करके। और थ्योरी का क्लास है तो हम चाहते हैं कि लंबा क्लास ना करके एक छोटा सा क्लास बनाए, जितना आपको डाइजेस्ट हो सके, मीन्स आप जितना याद कर सको या समझ सको उतना ही हम आपको थ्योरी में देंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो है नहीं कि भैया एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन उठाएंगे और बनाएंगे जितना टाइम लगे, है ना। तो उस टाइप का तो है नहीं, थ्योरी है। थ्योरी जितना डाइजेस्ट होगा उतना ही हम लोगों को देखना चाहिए। नाउ इस डेफिनेशन में 3 तरह का डेफिनेशन हमने लिया है। एक तो आपका ट्रेडिशनल हो गया, जो पुराने आदम जमाने का, ठीक है। और ये जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन दिया गया है, ओके, वो AICPA के द्वारा, बोले तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, 1941 में ये डेफिनेशन दिया गया था। अब यहाँ पर ये लिखने का क्या इंपॉर्टेंस निकलता है, कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसने पूछ देता है कि भैया बताओ कि AICPA कब डेफिनेशन दिया था अकाउंट का, तो वहां पे ऑप्शन होगा ईयर का, ठीक है, ईयर का। कभी कभी ऐसा होता है कि 1941 में किसके द्वारा डेफिनेशन अकाउंट का दिया गया था, ठीक है, तो इसका भी नाम होगा, इसका भी नाम होगा, एक दो और कुछ दे दे, 4 ऑप्शन बना दे उसमें, या ट्रू फॉल्स बना में करके दे दे, मतलब किसी तरह से दे दे, ठीक है। तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो अपने को ईयर भी याद रखना है और किसके द्वारा, AICPA के द्वारा जो डेफिनेशन दिया गया है वो भी अपने को याद रखना है। क्लियर? छोटे छोटे पॉइंट्स सबको हम लोग ध्यान में रखेंगे तो ही काम बनेगा, अदरवाइज पॉसिबल तो है नहीं। डेफिनेशन की बात करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। ओके, पहले हिंदी पढ़े या इंग्लिश पढ़े कोई फर्क नहीं, हम दोनों में रीड करके समझाएंगे। ओके, आप समझने का कोशिश करना, आपका काम है सिर्फ समझना, ठीक है। पॉइंट, हर एक पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक एक पॉइंट के बारे में हम आपको बताएंगे, जो भी पॉइंट हो। नाउ ट्रेडिशनल डेफिनेशन जो दिया गया, प्राचीन परिभाषा, कहा लेखांकन सौदों एवं घटनाओं, सौदा बोले तो लेन देन, ठीक है, सौदा बोले तो लेन देन, ट्रांजैक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। घटना बोले तो इवेंट, अब ट्रांजैक्शन का कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा, उसको बोलते हैं हम लोग इवेंट। जैसे मान लो कि हम सामान खरीदेंगे, सामान बेचेंगे, तो उस पर क्या होगा, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हमारा इवेंट है, प्रॉफिट हमारा क्या है, इवेंट है। ओके, घटना जिसको बोलते हैं। तो लेखांकन, अकाउंटिंग, सौदों बोले तो लेन देनों एवं घटनाओं को जो आंशिक रूप में, आंशिक बोले तो पार्शियली, ठीक है, आंशिक, अंशतः जिसको बोलते हैं, पूरा कंप्लीटली आधा, ठीक है, आंशिक, जो आंशिक रूप में अथवा कम से कम एटलीस्ट वित्तीय प्रवृत्ति के होते हैं, फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। ओके, करेक्टर, फाइनेंशियल करेक्टर के होते हैं, प्रभावपूर्ण विधि से, इफेक्टिवली, सिस्टमैटिक वे में, प्रभावपूर्ण विधि से एवं मौद्रिक रूप में लिखने का मतलब क्या, रिकॉर्डिंग इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। अकाउंट, कोई भी लेन देन हुआ तो उसको हमको अकाउंट में लिखना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग, ठीक है। लिखने, वर्गीकृत करने, वर्गीकृत का मतलब हो गया क्लासीफाइंग, जो बुक कीपिंग में आपको समझाए थे यहां पर, है ना, लेन देनों, यहां पर देख लेखा करना, ये हो गया लिखने। और वर्गीकरण बोले तो क्लासीफाइंग इसको बोलते हैं, करने।
और सारांश में व्यक्त करने, सारांश का मतलब होता है क्या कि कभी कभी आप लोग एग्जाम में देखे होंगे, एक पैराग्राफ दे दिया गया होगा, और एग्जाम की बात करते हैं, अब आप लोगों के टाइम में है या नहीं है, वो हिंदी इंग्लिश में आता है, हिंदी और इंग्लिश के पेपर में आता है कि कभी कभी होता क्या है कि एक पेज का दे दिया, ठीक है, एक स्टोरी बना दिया, और उसको आपको शॉर्ट में लिखना होता है, 1/3 बोले तो 1/3 में सारे पूरे स्टोरी का जो भी निचोड़ होता है उसको हम 1/3 में लिखते हैं। तो सारांश का मतलब होता है कि एक बड़े चीज को, एक जटिल को संक्षिप्त कर देना। सारांश का मतलब यही होता है कि बड़े चीज को छोटा कर देना। ओके, नौ, सारांश में व्यक्त करने तथा उनके परिणामों, परिणाम का मतलब क्या हुआ, जब हम लोग सारांश बोले तो समरी अकाउंट का एक फंक्शन है समरी, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट बनता है। तो पीएल अकाउंट से जो रिजल्ट आता है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो पोजीशन होता है, ठीक है, तो वो पोजीशन क्या है, पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या प्रॉफिट आया, क्या लॉस आया, इसको बोलते हैं एक रिजल्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं इवेंट, है ना, इवेंट, रिजल्ट। तो सारांश करने पर जो रिजल्ट आया है, यहां पर परिणाम आया है की व्याख्या करने की कला है। जो रिजल्ट आया है उसका व्याख्या करने की कला है। ये डेफिनेशन, ठीक है, मेरे द्वारा नहीं दिया गया है, ये AICPA के द्वारा दिया गया है, ओके, 1941 में ही। इंग्लिश वर्जन देखते हैं इसका, क्या कहते हैं, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, लिखना, लेखा करना, क्लासिफाइंग, वर्गीकरण करना, समराइजिंग, सारांश बनाना, इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, ठीक है, प्रभावपूर्ण विधि से, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, जो मुद्रा में है, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, ट्रांजैक्शन बोले तो सौदा, ठीक है, और इवेंट बोले तो घटना, रिजल्ट जिसको बोलते हैं, लेन देन होता है उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा आपको, ठीक है, उसी को बोलते हैं इवेंट। इवेंट्स व्हिच आर, जो इन पार्ट एट लीस्ट फाइनेंशियल करेक्टर, जो कम से कम वित्तीय प्रवृत्ति का हो, फाइनेंशियल करेक्टर का हो, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, यह क्या करता है, व्याख्या करता है, जो रिजल्ट आता है उसका व्याख्या करता है, इंटरप्रेटिंग करता है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, एक एक वर्ड हमने आपको समझा दिया। नौ, आगे देखो, मॉडर्न डेफिनेशन दिया गया। मॉडर्न डेफिनेशन कब दिया गया, 1966 में, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन AAA के द्वारा यह डेफिनेशन दिया गया। अब ये क्या कहता है, इसको समझते हैं। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। अब प्रक्रिया क्या होता है कि एक काम करने के बाद दूसरा काम आना चाहिए। जैसे हम आपको यहां पर समझाए थे, यहां पर देखो, यहां ये प्रोसेस ही तो है, ये हमारा क्या है, ट्रांजैक्शन है, ये लेन देन है, ये क्वेश्चन, ठीक है। इससे हम लोग क्या करते हैं, पहले जर्नल एंट्री बनाते हैं। देखो, एक क्रिया तो हो गया जर्नल एंट्री बनाने का, ये हमारा जर्नल एंट्री है, ये हमारा जितना भी है ये जर्नल एंट्री है। अब जर्नल एंट्री से हम क्या करते हैं, लेजर अकाउंट बनाते हैं, ये हमारा लेजर अकाउंट हो गया। तो देखो ना, जैसे लेन देन ट्रांजैक्शन होता है, उस ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री में पहले रिकॉर्ड करते हैं, तो एक क्रिया, फिर जर्नल एंट्री से लेजर अकाउंट बनाते हैं, दूसरी क्रिया, फिर उससे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तीसरी क्रिया। तो यानी कि क्रिया पे क्रिया, एक्टिविटी पे एक्टिविटी, तब जाके बनता है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है कि एक ही झटके में आपका काम समाप्त नहीं होने वाला है, एक क्रिया के बाद दूसरा क्रिया होगा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, तब जाकर फाइनल होगा। तो फाइनल कहां पर होता है, फाइनल यहां पर बैलेंस शीट, जब आप ट्रेडिंग एंड पीएल बना लेते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हो, फिर उसके बाद और भी क्रिया है, इसका एनालिसिस किया जाएगा, इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, फिर कम्युनिकेशन किया जाता है, तो ये सब होती है। ओके, नाउ तो हम कहां थे, प्रोसेस पे। तो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस। काम कहां से स्टार्ट हो गया, आइडेंटिफाइंग से। आइडेंटिफाइंग हम लोग बुक कीपिंग में पढ़े थे, आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई का मतलब पहचान करना। बुक कीपिंग में समझा है कि हमारे बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन है उसकी पहचान करो कि वह फाइनेंशियल कैरेक्टर का है या नहीं है, और वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऑनर का जो पर्सनल एक्सपेंसेज होता है वो भी कहीं बिजनेस में ना रिकॉर्ड हो, ऐसा हो जाता है कभी कभी। इसको बोलते हैं हम लोग एरर,
त्रुटि बोलते हैं। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एक चैप्टर ही है शुद्धिकरण करने के लिए, है ना। वो बुक कीपर का गलती होता है कभी कभी, वो सब देखेंगे, ठीक है। फिलहाल आइडेंटिफाइंग करना, मेजरिंग, मेजरिंग का मतलब मेजर करना इन टर्म्स ऑफ मनी, रुपया में उस लेन देन को माप सकते हैं या नहीं। जैसे ये पेन है तो पेन को क्या करना है, मनी में मेजर करना है, बस रुपया में इसका वैल्यू क्या है, ओके। एंड कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग लास्ट का आ गया सीधे, ये सीधे लास्ट का आ गया। ये तो शुरुआत का फर्स्ट और सेकंड है, लेकिन ये लास्ट का है, ये फंक्शन लास्ट का है, अकाउंट का फंक्शन है, लास्ट का है। कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग का मतलब हमारे बिजनेस में क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, उसको अपने यूजर को उसका इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन प्रॉफिट लॉस का या हमारा बिजनेस का क्या पोजीशन है, ये इंफॉर्मेशन हम अपने यूजर को देते हैं। देना मतलब क्या, कम्युनिकेट करना, उसको देना, संप्रेषित करना, ओके। कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन मीन्स हमारे बिजनेस में क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, क्या बिजनेस का पोजीशन है, ये। टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजन बाय यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। यहां पर क्या है, यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। एक चीज और समझो, यही से हम आपको बताते हैं। बिजनेस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। बिजनेस का मुख्य उद्देश्य होता है, कोई भी पूछे कि बिजनेस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो प्रॉफिट अर्न करना। तो यूजर कौन है, अगर आपसे पूछे कि यूजर कौन होता है तो उसको सही तरीके से जवाब देना है। अगर आपसे पूछे कि अकाउंटिंग यूजर क्या है, बताओ अकाउंटिंग यूजर क्या है, अगर उसको सिंपल वे में समझाना है तो कैसे समझाना है। ये वार्तालाप कभी हम दो लोग मिलते हैं, अक्सर कभी ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन आप स्टूडेंट के बीच में हो जाता है कि बताओ यूजर क्या है, यूजर किसको बोलते हैं। तो आपको सटीक में जवाब देना है और इतना सरल देना है ताकि उसके दिमाग में फिट हो जाए, लगे कि हाँ भैया ये पूरा जानकार है, आता है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये सब रटने की जरूरत नहीं है। तो सीधे उसका जवाब देना कि किसी भी बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो, उसका मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना होता है, उसका मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना होता है। उस प्रॉफिट में जिसका जिसका भागीदारी है, उस प्रॉफिट में से जिसको जिसको मिलने वाला है प्रॉफिट का पार्ट, वह सब यूजर है, वह सब का सब यूजर है। अब बोलोगे कैसे, समझाते हैं। बिजनेस चल रही है, बिजनेस चल रही है, बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रही है, उसी प्रॉफिट में से हम लेबर को भी पेमेंट करते हैं, एक मैनेजर को भी पेमेंट करते हैं, अपने मैनेजमेंट बॉडी को भी पेमेंट करते हैं, जिससे हम लोन लिए हैं उसको भी पेमेंट करते हैं। बाहरी व्यक्ति जो हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, पैसा लगाया है, उसको भी पेमेंट करते हैं। हम जिससे उधार खरीदते हैं उसको भी पेमेंट करते हैं, सबको इसी प्रॉफिट में से पेमेंट करते हैं। लास्ट में ना जाकर नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट क्यों बोला गया, शुद्ध लाभ जो मालिक के लिए अवेलेबल है, जो बिजनेस के ऑनर के लिए अवेलेबल होता है, उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। वो प्रॉफिट उसको मिलता है। लास्ट में सारे को पेमेंट करने के बाद, लास्ट में सबको पेमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट अवेलेबल होता है वह मालिक को मिलता है। लास्ट में मालिक को प्रॉफिट मिलता है। हम लोग यूजर भी देखेंगे, इसमें यूजर भी देखेंगे, इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर। हमारे बिजनेस के अंदर इंटरनल यूजर होता है, बाहर एक्सटर्नल यूजर होता है। सबको कहीं ना कहीं उस बिजनेस के ही प्रॉफिट में शेयर मिलता है, ठीक है। एक वर्कर भी काम करने आएगा, भाई उसको हम पेमेंट कर रहे हैं, कहां से करेंगे, प्रॉफिट में से ही, प्रॉफिट में से करते हैं। ये सारा पेमेंट करने के बाद लास्ट में जो नेट प्रॉफिट आता है वो मालिक को मिलता है, वो मालिक को मिलता है। नाउ समझ में आ गया होगा ये सब चीज। नाउ तो कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, जजमेंट एंड डिसीजन बाय यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का कुछ यूजर है, इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर, हम लोग यूजर पढ़ेंगे, ओके। नाउ इसी को अगर हिंदी में हम लोग देखें तो क्या है, आर्थिक सूचनाओं को पहचानने, आइडेंटिफाई करना, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को पहचान करना, मापना, मेजर करना, संप्रेषित, कम्युनिकेशन करने की वह प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है
जिसके आधार पर सूचनाओं के उपयोगकर्ता बोले तो यूजर्स, उपयोगकर्ता बोले तो यूजर्स तर्कयुक्त निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। जजमेंट एंड डिसीजन केयरफुली। कौन? यूजर डिसीजन लेता है। जब तक ये इंफॉर्मेशन हम नहीं देंगे, मान लो अपने इन्वेस्टर को या अपने मान लो सपोज ये समझ लो कि हम जिस महाजन से उधार वस्तु खरीदते हैं, अगर मान लो कि हम अपना इंफॉर्मेशन उसको न दे कि हाँ भैया देखो मेरा फाइनेंशियल पोजीशन ये है, हम आपको पेमेंट कर सकते हैं, अगर वो जब तक देखेगा नहीं तब तक हम नेक्स्ट टाइम से वो हमें उधार नहीं देगा। नेक्स्ट टाइम से हमें वो उधार देगा ही नहीं, क्रेडिट हमें देगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। थोड़ा एक सेकंड वेट करेंगे, एक सेकंड वेट करेंगे भाई। या ओके चलो नो। तो महाजन को जब तक हम अपना फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बताएंगे, हमारे बिजनेस में क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, ये पोजीशन जब तक हम इसको नहीं दिखाएंगे तब तक भैया नेक्स्ट टाइम से वो हमें उधार नहीं दे सकता है। और अगला वाला जो हमारे बिजनेस में पैसा लगा कर रखा हुआ है, पैसा इतना इतना मोटा मोटा रुपया, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया लगा रखा है हमारे बिजनेस में, वो क्या लगाएगा? नहीं लगाएगा। अगर वो सोचेगा, जैसे आप ही किसी बिजनेस में पैसा लगाओगे, कहीं भी इन्वेस्ट करोगे, तो पहले देखोगे कि भैया प्रॉफिट अर्न होता है उस बिजनेस में या नहीं। जब तक वो प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा तब तक आपको कहां से देगा? आप भी तो कहीं पर पैसा लगाओगे तो इनकम के पर्पज से ही लगाओगे कि वहां से हमें रिटर्न आना चाहिए, इनकम। ओके नाउ, एक आइडियल डेफिनेशन हमने दिया है, उसको समझना है। पहले हम इंग्लिश में ही देखते हैं, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। ओके, आइडियल डेफिनेशन देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। एक आइडियल डेफिनेशन हमने दे रखा है। ओके, अब आइडियल डेफिनेशन में देखो क्या है। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस, समझ में आ चुका है। आइडेंटिफाइंग समझा चुके हैं, मेजरिंग भी समझा चुके हैं, रिकॉर्डिंग भी समझा चुके हैं, क्लासीफाइंग भी समझा चुके हैं। यहां तक तो आइडेंटिफाइंग से लेकर के और क्लासीफाइंग तक, ये तो हमारा बुक कीपिंग का ही फंक्शन है। ऑलरेडी हम पीछे क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। समराइजिंग, क्लासीफाइंग के बाद स्टार्ट होता है समराइजिंग, और यहीं से समराइजिंग से ही अकाउंटेंट का काम स्टार्ट होता है। देखो, अकाउंटिंग में दो व्यक्ति है इन्वॉल्व। एक अकाउंटिंग का जूनियर, जिसके नीचे काम करने वाला बंदा, जो रेगुलर डे बाय डे काम करता है, उसको बुक कीपर बोलते हैं। उसका काम है बुक कीपिंग को देखभाल करना, मेंटेन रखना, बुक कीपिंग। और बुक कीपिंग का जो काम करता है उसको बोलते हैं बुक कीपर। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, तो बुक कीपर का जैसे ही काम समाप्त होता है, जैसे बुक कीपिंग का काम समाप्त हुआ, अकाउंटिंग का काम स्टार्ट हो जाता है। और अकाउंटिंग का जो काम बंदा करता है उसको बोलते हैं अकाउंटेंट। तो बुक कीपर से ज्यादा पढ़ा लिखा, ठीक है, अकाउंटेंट होता है। अकाउंटिंग से रिलेटेड उसे स्पेशल नॉलेज होता है। किसके पास? अकाउंटेंट के पास। ओके, तो समराइजिंग करता है वो। समराइजिंग में ट्रायल बैलेंस बनाता है, फिर फाइनल अकाउंट बोले तो पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट बनाता है, ये सब होता है। समराइजिंग, एनालाइजिंग अकाउंटिंग के अंदर ही आता है। एनालाइजिंग, इंटरप्रीटिंग का मतलब व्याख्या करना। हाँ भाई बताओ, हमारे बिजनेस में पिछले साल की अपेक्षा इस साल क्या प्रॉफिट रहा, क्या लॉस हुआ, किस कारण से ये घटा और किस कारण से बढ़ा, यानी कि कॉज इफेक्ट को जानना पड़ता है। ठीक है, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग में ये दोनों साथ साथ ही चलता है। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है कि डेटा लेता है। डेटा बोले तो हमारा ब्लड लेता है, पैथो लैब भेज देता है। वो लो भैया ये जांच करवा लो। डॉक्टर नहीं लेता है, पैथो लैब में लेता है। डॉक्टर टेस्ट कुछ लिख दिया, पैथो लैब गए, ब्लड लिया, और ब्लड के आधार पर देखो 2-4 बूंद के आधार पर, 5 ml के आधार पर वो देखो हमारे पूरे बॉडी को ही मॉनिटर कर लेता है। वो अपना जैसे पैथो लैब रिपोर्ट देता है, दौरे दौरे हम कहां डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर क्या करता है भैया, देखता है रिपोर्ट। तो पैथो लैब वाला क्या किया, वो एनालिसिस करके एक चार्ट बना के दिया।
अब डॉक्टर क्या करता है, उसका इंटरप्रेटिंग करता है, ओह तुमको मलेरिया है या टीबी है या दम्मा है, समथिंग कुछ भी। तो ये डॉक्टर जब अपना बताता है तो उसको बोलते हैं इंटरप्रेटिंग करना। इंटरप्रेटिंग करते ही हमें कम्युनिकेट करता है, देखो ना हम उसके लिए यूजर हो गए, कम्युनिकेट कर रहा है, हमको बता रहा है, वो इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, वो इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। ओके, नाउ एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग ये एक साथ ही होता है। हालांकि कम्युनिकेशन तो बाद में भी हो जाए, ठीक है, बाद में भी हो जाता है, पैथो लैब से आता है शाम में या कल, उसका जांच डॉक्टर उसको चेक कर सकता है। तो उसी तरह से बिजनेस में होता है कि एनालिसिस हुआ, इंटरप्रेटिंग हुआ और वर्ष के अंत में कम्युनिकेट कर दिया जाता है। एक फिक्स डेट होता है हर एक बिजनेस का अपना, कि उस डेट को अपना रिलीज कर देता है वो, ठीक है, रिलीज करना मतलब कम्युनिकेट कर देता है। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट इन मॉनेटरी टर्म, किसमें, मॉनेटरी टर्म में होता है। हर एक लेन देन का कुछ ना कुछ, जहां पे बाबू न भैया सबसे बड़ा रुपया पैसा दिखे उसका रिकॉर्डिंग करना ही करना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग के अंदर। इट कवर्स प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। कौन, ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट होता है। ट्रायल बैलेंस किसके अंदर आता है, समराइजिंग के अंदर, ये समराइजिंग के अंदर आता है। ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, जो हम ट्रायल बैलेंस आपको दिखाए भी है, ट्रेडिंग एंड पीएल बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनता है, बस। ओके, नाउ अब इसी को हिंदी में देखते हैं क्या कहता है। लेखांकन निश्चित अवधि के बाद, निश्चित अवधि, यहां पर फिर अवधि आया तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हम लोग पढ़े थे अवधि का मतलब क्या, पीरियड का मतलब क्या। और यहां पर अवधि जो ये पीरियड है, पीरियड मींस अकाउंटिंग का पीरियड। तो अकाउंटिंग पीरियड दो तरह का, एक कैलेंडर ईयर और एक फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर जनवरी से लेकर के दिसंबर तक चलता है, वही तो चलता है। और फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को समाप्त होता है। तो अंत में क्लोजिंग डेट की बात हो रही है। अंत में लेखांकन निश्चित अवधि के बाद मींस क्लोजिंग डेट को वित्तीय स्थिति के परिवर्तनों और लेन देनों को लिखने, वर्गीकृत करने, निष्कर्ष निकालने, विश्लेषण, निर्वचन करने की कला और विज्ञान है। ये कला भी है और विज्ञान भी है। एनालिसिस करने का कुछ तरीका होता है, तो वो सिस्टमैटिक नॉलेज अर्न करते हैं, हम वो नॉलेज गेन करते हैं पढ़ करके, और जब हम उसका यूज किसी बिजनेस में करते हैं वो कला हो जाता है, ठीक है। विज्ञान है जिसके द्वारा वित्तीय स्थिति की गणना कर, वित्तीय फाइनेंशियल पोजीशन का कैलकुलेशन कर, यानी कि ओके कि क्या पोजीशन है, गणना कर वित्तीय परिणामों को निकाला जाता है। वित्तीय परिणाम, फाइनेंशियल रिजल्ट, फाइनेंशियल पोजीशन, ये सारा निकाला जाता है। इसके अंतर्गत तलपट, ट्रायल बैलेंस, निर्माण खाता, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, व्यापारिक खाता, ट्रेडिंग अकाउंट, लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आर्थिक चिट्ठा का निर्माण किया जाता है, बस। तो ये 3 डेफिनेशन है, आपको याद करना ही करना है। ओके, ईयर जरूर याद रखेंगे, कौन कब डेफिनेशन दिया था वो आपको जरूर याद रखना है। हमने आपको एक एक वर्ड पढ़ो, एक बार 2 बार पढ़ोगे खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तीनों का तीनों समझ लेंगे आप अच्छे से। ओके, तो अकाउंटिंग का डेफिनेशन हम लोग देखें, एक आइडियल डेफिनेशन भी बता दिए कि क्या सब बनता है। तो देखो यहां पर अकाउंटिंग का जो डेफिनेशन में हम लोग क्या देखें कि तलपट से, यानी कि ट्रायल बैलेंस से ही स्टार्ट हुआ। तो ट्रायल बैलेंस से पहले जो लेजर अकाउंट तक का काम है वो बुक कीपिंग का है। यहां पर देखो, जैसे यहां पर देखो, ये बिजनेस में जैसे ही कोई लेन देन, ये ट्रांजैक्शन है, जितना ये सारा का सारा ट्रांजैक्शन है। ओके, सामान खरीदा, नगद में खरीदा, उधार खरीदा, बेचा सामान हमने, ठीक है, ये सारा चीज है। इस लेन देन को बुक कीपर क्या करता है, पहले जर्नल एंट्री बनाता है, फिर जर्नल एंट्री से फिर जर्नल एंट्री से क्या करता है, वो लेजर अकाउंट बनाता है, वो लेजर अकाउंट बनाता है। और लेजर अकाउंट तक का काम, यहां तक का काम जो है वो बुक कीपर का होता है, बुक कीपिंग के अंदर आता है। उसके बाद ये जो काम स्टार्ट होता है वो ट्रायल बैलेंस, वो अकाउंटेंट का काम होता है। यहां से काम किसका स्टार्ट हो गया, अकाउंटेंट का हो गया। अब अकाउंटेंट है, यहां पर अकाउंटेंट एक दूसरा व्यक्ति है, बुक कीपर एक अलग व्यक्ति है। तो यहां तक जो काम है, इस लेजर अकाउंट तक का जो काम है, मान लो कि आप जो काम करके दिए हो
आप काम करके मुझे दोगे तो हम आपके काम पर तो डायरेक्ट विश्वास नहीं कर सकते हैं कि आप सही से काम किए हो या गलत किए हो। तो अकाउंटेंट क्या करता है कि मान लो कि जैसे हम अकाउंटेंट है, आप बुक कीपर हो, तो आपके द्वारा जो काम किया गया है उसको हम एक बार जांच लेंगे कि आप सही काम किए हैं या गलत काम किए हैं, कहीं आप मिस्टेक तो नहीं किए हैं, कहीं पर एरर तो नहीं किए हैं आप। तो ये जांचने के लिए ही ये ट्रायल बैलेंस बना है। ट्रायल का मतलब क्या? तलपट, परीक्षा, परीक्षा सीट है ये ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, एक ट्रायल लिया जाता है। जैसे गाड़ी सर्विसिंग होता है तो जो सर्विसिंग करने वाला तो पहले ही चला कर देखता है, ट्रायल मारता है कि गाड़ी सही हुआ या नहीं, है ना। जब सर्विस सेंटर में जाते हो, सर्विसिंग करने वाला सर्विसिंग कर देता है, उसका जो हेड होता है वो एक बार ट्रायल करता है, वो एक बार देखता है, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस जब बनाया जाता है तो दोनों साइड जब ट्रायल बैलेंस का बराबर बैलेंस आ जाए दोनों कॉलम का, तब अकाउंटेंट कहता है नहीं नहीं नहीं, ये बुक कीपर के द्वारा जो काम किया गया वो सही सही काम किया गया है। तो बुक कीपिंग का काम जैसे समाप्त होता है वैसे ही अकाउंटेंट का काम स्टार्ट हो जाता है। अब ये हो गया, ये ट्रायल बैलेंस बन गया। आप ट्रायल बैलेंस एक जगह कर लिए तो इसके आधार पर इजी हो जाता है क्या? फाइनल अकाउंट बनाना, समरी का काम करना, समराइजिंग का काम करना। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं, लास्ट में बैलेंस शीट बना देते हैं। बस अभी सबका एनालिसिस किया जाएगा, इंटरप्रेटिंग किया जाएगा, फिर कम्युनिकेशन किया जाएगा। ओके, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 9 अकाउंट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, छोटा छोटा ही लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक लेकर के हम समाप्त करेंगे आज का क्लास। उससे ज्यादा हम आगे नहीं जाएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। ओके, छोटा छोटा पार्ट बनाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक की बात कर ले, विशेषता। अब विशेषता क्या होता है? विशेषता ही क्या होता है? तो जिसका हम डेफिनेशन देखे हैं, अगर वो हमें क्लियर नहीं होता है तो वो कैरेक्टरिस्टिक से क्लियर हो जाता है, समझ में आने लगता है। अभी तो बहुत कुछ इसमें हम लोग समझेंगे। जैसे मैं हूं, मेरा नाम पीके देव है, तो पीके देव है क्या? नहीं समझ में आया तो मेरी विशेषता जानो। पढ़ाते हैं, ये विशेषता है, ऐसे पढ़ाते हो, इसमें ये विशेषता होगी हमारी, ठीक है। रंग रूप क्या है, ये हमारी विशेषता हो जाती है। तो अकाउंटिंग तो हम लोग देख लिए कि अकाउंटिंग ये काम करता है। अब उसकी विशेषता में जाएंगे और क्लियर होता है। विशेषता क्या करता है? एक्सप्लेन कर देता है एक चीज को। जैसे बेस्ड ऑन बुक कीपिंग। बेस्ड ऑन बुक कीपिंग का मतलब जैसे ये अकाउंट है तो इसके अंदर आ गया बुक कीपिंग, ये पूरा ही अकाउंट हो गया ना, तो फिर बुक कीपिंग तो इसके अंदर आ गया। तो बुक कीपिंग जो है इसका पार्ट है, एक अलग से कुछ ब्रांच उड़ांच वगैरह नहीं है, ये सब एक पार्ट ही है। जैसे हमारे बॉडी का एक हाथ क्या है, ये पार्ट है हमारा। उसी तरह से अकाउंटिंग का पार्ट है बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग से ही काम स्टार्ट होता है। जैसे बुक कीपिंग का काम समाप्त हुआ, अकाउंटिंग का काम स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए कहा बेस्ड ऑन बुक कीपिंग। तो लेजर अकाउंट बनाए, लेजर अकाउंट के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते, सारे बैलेंस लेजर अकाउंट से जो जो बैलेंस आता है सब बैलेंस को लेकर के ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। तो बेस किस पर है? लेजर अकाउंट पर। ट्रायल बैलेंस किस पर बेस है? लेजर अकाउंट पर। जब तक लेजर अकाउंट नहीं बनेगा तो ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा। तो वही कहता है बेस्ड ऑन बुक कीपिंग। व्यवहारिक दृष्टिकोण से, जनरली बिहेवियर से, पुस्तक पालन की समाप्ति के बाद, यानी कि बुक कीपिंग जैसे ही समाप्त हो जाता है, लेखांकन का काम आरंभ हो जाता है, मतलब अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाता है। पुस्तक पालन की क्रिया जो बुक कीपिंग का प्रोसेस है, अर्थात रोजनामचा, जर्नल एंट्री करना, लेजर अकाउंट बनाना, तो जर्नल और लेजर ही तो करते हैं। जर्नल एंट्री बनाते हैं और लेजर अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद ट्रायल बैलेंस स्टार्ट हो जाता है जो अकाउंटिंग के अंदर आता है। कि सूचनाओं के आधार पर लेखांकन क्रिया किया जाता है, लेखांकन किया जाता है। ओके, अकाउंटिंग का काम किया जाता है। तो एक विशेषता हमें याद हो गया, क्या? बेस्ड ऑन बुक कीपिंग। बुक कीपिंग समाप्त होता है, अकाउंटिंग का काम स्टार्ट हो जाता है। अकाउंटिंग का काम स्टार्ट हो जाता है, इतना याद रहे। रीअरेंजमेंट ऑफ फिगर। रीअरेंजमेंट ऑफ फिगर का मतलब देखो ना, लेजर अकाउंट के बैलेंस को उठा करके हम ट्रायल बैलेंस बना लिया, यानी कि रीअरेंज कर लिए हम फिर से, ताकि हमारा अभी काम आसान हो जाए। आप बुक कीपर हो, आप जो काम किए, लेजर अकाउंट बनाए, सारे अकाउंट से हम बैलेंस सीधे उठाए, एक ट्रायल बैलेंस बना लिए, ठीक है, एक समरी चार्ट बना लिए बैलेंस का। अब उसके आधार पर हम अपना ट्रेडिंग पीएल बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो हमारा काम और आसान हो गया। ओके, तो रीअरेंज मतलब फिर से हम सजा लिए बैलेंस को एक जगह, रीअरेंज कर लिए।
फिगर। लेखांकन के अंतर्गत खातों के शेष, शेष बोले तो बैलेंस, शेष का मतलब क्या, बैलेंस। ये जो शेष है अकाउंट का जो बैलेंस होता है, जैसे यहां पर है ना अकाउंट का बैलेंस, ये जैसे एक अकाउंट है यहां पर देखो, ये अकाउंट है, श्याम अकाउंट है ना, श्याम अकाउंट का बैलेंस कैरी डाउन निकला है। हाँ ये देखो बैलेंस कैरी डाउन, इसी को नेक्स्ट ईयर के लिए बैलेंस ब्रॉड डाउन कर देते हैं। 41,000 यहां भी, 41,000 यहां पर है, देखो बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये बैलेंस है, बैलेंस, ये बैलेंस होता है। ओके, तो अकाउंट का जो बैलेंस होता है के आधार पर तलपट, तलपट बोले तो ट्रायल बैलेंस बनता है। ओके, तलपट के आधार पर निर्माण खाता, व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा, वित्तीय विवरण का वित्तीय विवरण आदि बनते हैं। वित्तीय विवरण ही में ही आ जाता है बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ये सब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आ जाता है, ये सारा चीज बनता है ट्रायल बैलेंस के आधार पर। तो जैसे ही अकाउंटेंट अपना काम स्टार्ट करता है, पहले रीअरेंज करता है, अकाउंट के बैलेंस को उठाया और एक ट्रायल बैलेंस बना लेता है, ट्रायल बैलेंस बना लेता है। नाउ आर्ट एंड साइंस, अब भैया बनाने का एक तो अपना सिस्टमैटिक तरीका होता है, प्रिंसिपल होता है, रूल रेगुलेशन होता है। तो जो रूल रेगुलेशन हमने पढ़ करके स्टडी करके अपने दिमाग में बैठाया, अब उसको प्रैक्टिकली जब हम करते हैं तो वो कला हो जाता है। और जब हम जिस टाइम पढ़े थे सिस्टमैटिक वे में नॉलेज गेन किए थे, वो हमारा साइंस था। ओके, तो ये हमारा साइंस और आर्ट, दो आर्ट और साइंस दोनों है। लेखांकन के सिद्धांत, सिद्धांत जैसे प्रिंसिपल आया तो साइंस हो गया, और नियम निश्चित है जिनके प्रयोग, प्रयोग जैसे ही करेंगे वो कला हो जाएगा, के द्वारा आर्थिक परिणामों को निकाला जाता है। इस कारण लेखांकन कला विज्ञान दोनों है। तो यहां पर देखो सिद्धांत नियम जो भी है ये हमारा साइंस के अंदर आता है, विज्ञान के अंदर आता है। जब हम इन दोनों का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करना ही तो कला है, प्रयोग करना ही कला है। ओके, तो 3 कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देख चुके हैं, बेस ऑन बुक कीपिंग, रीअरेंजमेंट ऑफ फिगर, रीअरेंजमेंट ऑफ फिगर, और आर्ट एंड साइंस, आर्ट एंड साइंस। 4 नंबर देखते हैं। फिक्स पीरियड, एक निश्चित अवधि होती है, अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का होता है, तो कैलेंडर ईयर में बनाओ या फाइनेंशियल ईयर, लेकिन क्लोजिंग डेट को, लेकिन क्लोजिंग डेट को, कैलेंडर ईयर क्लोज कब होगा, 31 दिसंबर को, और फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होगा, 31 मार्च को। इसीलिए तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बोले कि पढ़ लो पहले, उसके बाद ये सारा चीज समझ में आएगा, और समझ में भी आता होगा ये चीज। ओके, लेखांकन में परिणामों को एक निश्चित समय के बाद निकाला जाता है, यानी कि अकाउंटिंग का जो भी हम काम करते हैं, हमारा बिजनेस जो भी चलता है, वो एक निश्चित अवधि पर, यानी कि फिक्स पीरियड पर, बोले तो जनरली क्लोजिंग डेट पर ही काम हम लोग करते हैं अकाउंटिंग का। यह अवधि एक कैलेंडर वर्ष, यानी कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, या वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होती है। तो क्लोजिंग डेट को ही हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। ओके, तो फिक्स पीरियड हो गया। क्या क्या हम लोग 4 कैरेक्टरिस्टिक याद किए, बेस ऑन बुक कीपिंग, रीअरेंजमेंट ऑफ फिगर, आर्ट एंड साइंस, आर्ट एंड साइंस, और फिक्स पीरियड। 4 नहीं याद हुआ? पहला नंबर क्या है, बेस ऑन बुक कीपिंग, दूसरा नंबर रीअरेंजमेंट ऑफ फिगर, तीसरा नंबर आर्ट एंड साइंस, चौथा नंबर फिक्स पीरियड। 5वें नंबर पे चलते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन क्या होता है, मौद्रिक लेन देन। अब मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ये कहता है कि अकाउंटिंग में सिर्फ उसी लेन देनों का रिकॉर्डिंग होगा जिसको हम मेजर कर सकते हैं मुद्रा में, पैसा में। बाबू ने भैया सबसे बड़ा रुपया। अगर कोई इंप्लॉई या मैनेजर ईमानदार है, बेईमान है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई शांत है, कोई गुस्सैल है, ठीक है, किसी का व्यवहार अच्छा है, किसी का व्यवहार बुरा है, इस सभी का रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसे मेजर नहीं कर सकते हैं मनी में। ओके, तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का ही रिकॉर्डिंग होता है। लेखांकन की क्रिया में मौद्रिक लेन देनों को ही शामिल किया जाता है। अमौद्रिक तत्वों जैसे प्रबंधकों या कर्मचारियों की योग्यता, कितना पढ़ा लिखा है, क्या है, नहीं है, उसका क्या स्किल है, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं। ईमानदारी, कार्यकुशलता, कितने अच्छे से काम करता है, कि गणना नहीं की जाती है, उसका लेखा किया ही नहीं जाता है। ओके, अमौद्रिक तत्व का। ओके, तो ये 6 नंबर हमारा मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। 6 तक हम आपको बता चुके हैं, 6 तक में आओ, शुरू से स्टार्ट करते हैं कि क्या सब बताए। बेस ऑन बुक कीपिंग,
रीअरेंजमेंट ऑफ फिगर, बेस्ड ऑन बुक कीपिंग, रीअरेंजमेंट ऑफ फिगर, आर्ट एंड साइंस। 4 नंबर फिक्स पीरियड बताए, और सॉरी हाँ 4 नंबर फिक्स पीरियड बताए, और 5 नंबर में हम आपको मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बताए, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बताए। 6 में आते हैं इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब व्याख्या करना, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। जैसे डॉक्टर रिपोर्ट देख के बताता है ना, ये तुम्हारा ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसे रहना, ऐसे करना है, ऐसे खाना, ऐसे पहनना है, ये दवा लेना है, ये इस टाइम में लेना है, वो इस टाइम में लेना है, तो इंटरप्रिटेशन हो गया आपका, एक तरह से व्याख्या कर रहा है आपका। उसी तरह से यहाँ पर लेखांकन यानी कि ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारा आइटम है, सबका हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, है ना। सेल इस साल क्यों इतना कम हुआ या ज़्यादा क्यों हुआ, सेल ज़्यादा हुआ तो खर्च कितना ज़्यादा हुआ, किस रेशियो में हुआ, ये सारा चीज़ एनालिसिस का पार्ट होता है। ओके। इंटरप्रिटेशन, लेखांकन के द्वारा आर्थिक परिणामों, इकोनॉमिक रिजल्ट जो होता है, लाभ हानि होता है, की गणना कर उनकी व्याख्या की जाती है। इससे वित्तीय स्थिति की जानकारी होती है कि क्या पोजीशन है बिजनेस का, बिजनेस का क्या पोजीशन है। 9 लास्ट में है यूजेज, प्रयोग। लेखांकन व्यवसाय की भाषा होती है। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लेखांकन व्यापार की भाषा है। ओके। जैसे अकाउंट का नाम सुनते हो, ये तो बिजनेस से रिलेटेड है। अकाउंट जैसे ही दिमाग में जाता है, ओ ये बिजनेस है, बिजनेस से रिलेटेड है। ओके। लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। इसका प्रयोग वित्तीय एवं अन्य व्यावसायिक सूचनाएं व्यक्तियों, सरकार, वित्तीय संस्थाओं, समाज के अन्य वर्गों को प्रदान करने के लिए किया जाता है। ध्यान से सुनिए, इसका प्रयोग वित्तीय एवं अन्य व्यावसायिक सूचनाएं कोमा होता व्यक्तियों, सरकार, वित्तीय संस्थाओं एवं समाज के अन्य वर्गों को प्रदान करने के लिए किया जाता है। किसका? अकाउंटिंग का काम। अब इसी को हम लोग इंग्लिश में देख लें, एक बार रीड करना तो बनता है भाई। ओके। तो टोटल हमने आपको कितना बताया? 7 में क्या सब है एक बार याद किया जाए। 7 में क्या सब है वो एक बार याद किया जाए। पहला नंबर बेस्ड ऑन बुक कीपिंग, दूसरा रीअरेंजमेंट ऑफ फिगर, 3rd नंबर आपको बताया आर्ट एंड साइंस, 4 नंबर फिक्स पीरियड बताए, 5 नंबर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बताए, 6 नंबर आपको इंटरप्रिटेशन बताए, और 7 नंबर हम आपको यूजेज बताए, प्रयोग। नाउ फ्रॉम ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू, जितना चीज बताया उतना ही चीज सेम ट्रांसलेट है। ओके। फ्रॉम ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे क्लास में तो यही फायदा होता है कि कोई बच्चा हिंदी इंग्लिश मीडियम से है, उसको थोड़ा सा ट्रांसलेट करने में दिक्कत हो रहा है, अगर हिंदी थोड़ा बहुत जानता है तो हिंदी भी पढ़ लेता है। कुछ स्टूडेंट ऐसा है जो प्योर हिंदी पर है डिपेंड है, तो इंग्लिश भी पढ़ना सीख जाता है, ठीक है, क्योंकि लग जाता है। तो देखो रियली अगर पूछो तो हिंदी पढ़ने से तो कुछ होगा नहीं। पहला नंबर, हिंदी कहीं काम आएगा नहीं। वो तो हिंदी हम आपको इसलिए बता देते हैं अभी कि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए, क्योंकि हमेशा से तो आप हिंदी में हो, है ना, तो हिंदी ज़्यादा समझ में आ जाता है। लेकिन आप ज़्यादा फोकस किस पर दो? इंग्लिश पर दो, लिखना पढ़ना सीखो। ओके। फ्रॉम ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू, एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि खास पॉइंट व्यू से, अकाउंटिंग बिगिंस आफ्टर द एंड ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग जैसे ही एंड होता है, ठीक है, अकाउंट स्टार्ट हो जाता है। बिगिंस मीन्स शुरुआत हो जाता है। अकाउंटिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग की एक्टिविटी डन होने के बाद ही अकाउंट का काम स्टार्ट होता है। जैसे जर्नल बनाना, लेजर अकाउंट बनाना, यानी कि अकाउंट का जो भी इंफॉर्मेशन वो सारा काम करने के बाद होता है, अकाउंट का काम स्टार्ट होता है। रीअरेंजमेंट ऑफ फिगर, हमने आपको बताया कि ट्रायल बैलेंस बनाना। अंदर अकाउंटिंग ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस ऑफ अकाउंट। अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसके आधार पर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस से अब हम उस पर क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग, पीएल, मैन्युफैक्चरिंग, यही सब अकाउंट बनाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ईटीसी आर प्रिपेयर्ड। ये सब प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है। आर्ट एंड साइंस है, कैसे है? इसका कुछ प्रिंसिपल है, कुछ रूल है जिसका हम यूज करते हैं। कहाँ गया वो? अकाउंटिंग बाय व्हिच इकोनॉमिक रिजल्ट आर वर्क आउट। देयर आर डिफरेंट प्रिंसिपल एंड रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बाय व्हिच इकोनॉमिक रिजल्ट आर वर्क आउट किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसीलिए ये आर्ट साइंस भी है और आर्ट भी है, बोथ है, दोनों है।
फिक्स पीरियड होता है कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 मार्च, सॉरी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, और फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, अपना 12 महीने का होता है। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, इसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का ही रिकॉर्डिंग होता है, नॉन मॉनेटरी का नहीं होता है। जैसे एम्प्लॉई का क्या स्किल है, क्या उसका ऑनेस्टी है, ये सारा चीज़, ठीक है। कॉम्पिटेंस, ऑनेस्टी, इफिशिएंसी, योग्यता, मैनेजर का या एम्प्लॉई आर नॉट काउंटेड, उसका काउंट नहीं किया जाता है। नाउ इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या, व्याख्या करना, हमारा क्या प्रॉफिट हुआ, क्या पोजीशन है, उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है, एनालिसिस के बाद किया जाता है। लेकिन थ्रू अकाउंटिंग इकोनॉमिक रिजल्ट्स, प्रॉफिट लॉस आर कैलकुलेटेड एंड एक्सप्लेन्ड। एक्सप्लेन का मतलब इंटरप्रिटेशन करना, व्याख्या करना। इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन, ताकि हमें इंटरप्रिटेशन करने से हमें फाइनेंशियल पोजीशन का ज्ञान हो, कुछ पता चले। यूजेज, कहाँ यूजेज होता है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ओके। इट इज यूज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल, कैसे सुनेंगे, यूज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड अदर बिजनेस इंफॉर्मेशन टू इंडिविजुअल, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अदर सोसाइटी, सेक्शन ऑफ सोसाइटी बोले तो ये सारा का सारा इंडिविजुअल, ये सब का सब यूजर्स है, ये सब का सब यूजर्स है। इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर, हम लोग रीड करेंगे, देखो ना, हम लोग रीड करेंगे, ऐसी बात नहीं है। यूजर्स हम लोग पढ़ेंगे, कहीं तो कहीं यूजर हमने दे रखा है, यूजर हम आपको बताएंगे, ये देखो, ना 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 ना, हाँ यहाँ पर है ना, इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर, ये जिसका काम क्या है, इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट होता है। ये कोई पार्टी होता है, कोई पर्सन होता है, कोई व्यक्ति, कोई संगठन हो सकता है, कोई और दूसरा बिजनेस भी हो सकता है। दूसरा बिजनेस बोले तो वो बिजनेस हमारे बिजनेस में पैसा लगा रखा है, तो भैया तो उसको इन्फॉर्मेशन देना ही देना है। तो ये सारा चीज़ हम लोग देखें। तो इसी तरह से 1-2 क्वेश्चन एक्सप्लेन करके अच्छे से, ये आप मत सोचो कि सर इसको तो आप 5 मिनट में समझा के हटा देते, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हर पॉइंट को तोड़ तोड़ के बताना पड़ता है, ताकि आपको समझ में आना चाहिए, समझ में भी तो आना चाहिए। अब मान लो कि हम 10 मिनट में बता दें, 10 मिनट का चीज़ आपको समझ में नहीं आया, उसको आप 10 बार जाओगे तो 10 के 100, 1.5 घंटा तो ऐसे ही आपका पार हो जाएगा। इसलिए जितना एक्सप्लेन हो उतना बेहतर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे पता है, आज तो हमारा ये 4 और 5 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ अकाउंटिंग, फिर आर्ट एंड साइंस कैसे है वो सब हम लोग देखेंगे, आर्ट और साइंस, रीजन, वो सारा चीज़ देखेंगे। इसी तरह से हम लोग स्कोप ऑफ अकाउंटिंग भी हमारा दिया हुआ है, ये सब देखेंगे, ऑब्जेक्टिव सब है, बहुत सारा क्वेश्चन है। ऐसा हम इसमें सारा क्वेश्चन छोटा छोटा जो भी है वो सारा का सारा दे दिए। एग्जाम में आपका कुछ भी इंट्रोडक्शन चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर रहता है, इंट्रोडक्शन चैप्टर से कुछ भी क्वेश्चन पूछे वो यहाँ पर है तो है, वो यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, क्लियर। और इंट्रोडक्शन का नॉलेज होना भी चाहिए। अब देखो ना, हम आपको जो ये सारा चीज समझा रहे हैं वो देखो, ये लास्ट का काम है, सबसे लास्ट में जाएंगे, एकदम ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, ये सब पढ़ेंगे लास्ट में, है ना। तो ये लास्ट का प्रोडक्ट हो गया। पहले जर्नल एंट्री बनाओ, जर्नल एंट्री बनाने में ही आपको बहुत सारा टाइम लग जाता है, लेजर अकाउंट बनाओ, फिर ट्रायल बैलेंस, जर्नल की जगह पर फिर स्पेशल बुक बनाओ, सब्सिडियरी बुक, कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये सारा बुक सब बनता है ना। और भी साइड से स्पेशल कुछ चैप्टर हो जाता है, डेप्रिसिएशन चैप्टर हो गया, बिल सब, ये सब होता है 11th में। अब बीकॉम वाले के लिए तो कुछ नहीं है। तो देखो अब एक चीज यहाँ पर ये भी और क्लियर करना है आपको, क्या बीकॉम में है या बीबीए में है या क्लास 11th में, उससे बहस नहीं है। अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन में ये आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, इतना आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो हम ये नहीं समझते कि आप 11th में तो इस तरह से पढ़ा रहे हैं, या आप बीकॉम में या बीबीए में है तो आपको हम इस तरह से पढ़ा रहे हैं। हम सब के लिए पढ़ा रहे हैं, ये सब के लिए, ओके। एंटीबायोटिक क्लास ही हमारा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय।